एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जिसका नाम है एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय संतोष शर्मा। और आज के दिन हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव किस तरीके से होता है, तो आज अगले श्रेणी में हम प्रेसिडेंट के चुनाव को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से लेके 78 तक में बताया गया है। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक जो पार्ट 5 है उसके अंदर बताया गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसके पार्ट सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। जिस सिस्टम के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसे हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इसके साथ साथ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। इसके साथ साथ स्टेट के जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आप जिनको कहते हो या फिर एमएलए जिनको कहते हो, वो भी प्रेसिडेंट के वोटिंग का हिस्सा बनते हैं। इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी ये दो यूनियन स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जिसके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट के चुनाव का हिस्सा बनते हैं। अब जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन से ऐसे लोग होते हैं इन सारे हाउसेस के जो वोटिंग नहीं करते हैं। तो जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो इस वोटिंग प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बनते हैं। इसके साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर होते हैं तो वो भी इस चुनाव का हिस्सा नहीं बनते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्टेट में दो हाउसेस होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई से भी मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, वो प्रेसिडेंट के चुनाव का हिस्सा नहीं बनते हैं। एक बात और ध्यान में आपको रखना है कि अगर किसी स्टेट का असेंबली डिसॉल्व हो गया है और सपोज कि नया इलेक्शन हो चुका है, तो जब तक वो नया इलेक्शन से जो लोग जीत के आए हैं, जो एमएलए जीत के आए हैं, वो भी इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनते हैं जब तक उनका कंप्लीट गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। अब अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एमएलएज और एमपीज वोट डालते हैं, लेकिन इन सबके वोट का क्या वैल्यू सेम होता है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एमएलए के वोट का जो वैल्यू होता है उसे कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि जो भी उस स्टेट का पॉपुलेशन है उसे डिवाइड करना होता है जो भी टोटल नंबर ऑफ एमएलएज हैं उनसे, और उसे मल्टीप्लाई करना होता है 1/1000 से। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि एमएलए के वोट वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए इनटू 1/1000। अब एमपी के वोट के वैल्यू को देखेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स जो भी पूरे सारे स्टेट को मिला के जो सारे एमएलएस के वोट का वैल्यू होगा, उसे हम टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं, दोनों हाउस की बात मैं कर रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरेट जो एमपीज हैं पूरे पार्लियामेंट में, उससे हम इससे डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स एमपी का वोट वैल्यू कैसे होगा? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरेट
MP ऑफ पार्लियामेंट से डिवाइड करेंगे तो MP के वोट का वैल्यू निकल जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उसमें वो कैसे जीतते हैं, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि जो भी वैलिड वोट्स पड़ा उसे डिवाइड करेंगे 2 से, और उससे एक वोट ज़्यादा जिस भी कैंडिडेट को मिल जाता है, कम से कम टोटल जो वैलिड वोट्स है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उससे एक से ज़्यादा जिस भी मेंबर को वोट मिलता है वो उस इलेक्शन में जीतते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे सिंपली वोटिंग किया जाता है, जबकि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें क्योंकि MPs और MLAs ही वोट करते हैं इसलिए उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। अब बात आता है कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू क्यों किया जाता है, ताकि प्रेसिडेंट के चुनाव, सबसे पहले प्रेसिडेंट के पोजीशन को एक बार देखेंगे तो वो हमारे कंट्री के नॉमिनल हेड होते हैं, और सिर्फ नॉमिनल हेड के चुनाव के लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं हो, इन सारे चीज़ों को बचाने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू प्रेसिडेंट को चुना जाता है। हम एक बार फिर से देखते हैं कि क्वालिफिकेशन, अगर किसी बंदे को प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा होना है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कम से कम 35 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, वो बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए, लोकसभा के मेंबर बनने का एलिजिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के हिस्सेदार ना हो। दैट मीन्स किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में नहीं हो वो, और अगर होंगे तो उन्हें रिजाइन करना होगा। इसके साथ साथ वो किसी भी स्टेट के MP या MLA नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में भी उनको पहले रिजाइन देना होगा, तब वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। टर्म्स की बात अगर करें प्रेसिडेंट की तो वो 5 इयर्स तक के लिए चुने जाते हैं, और 5 इयर्स के बाद भी जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर नहीं होते हैं तब तक वो एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करना है अपने नाम को तो सबसे पहले उनके नाम का प्रपोजल 50 लोगों के द्वारा लाया जाना चाहिए, और 50 लोग उसे एज अ सेकेंडर्स के रूप में 50 लोगों का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ प्रपोजर और सेकेंडर्स का मीनिंग क्या होता है। प्रपोजर वो सेट ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो 50 मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के नाम को स्वीकृति देते हैं कि जी हम इन्हें नॉमिनेट करना चाहते हैं, हम इन्हें प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए नॉमिनेट करते हैं। जबकि 50 सेकेंडर्स फ्री टॉक करते हैं उसके बारे में पार्लियामेंट में, ताकि डिस्कस किया जाए कि वो जो भी पर्टिकुलर सेट ऑफ कैंडिडेट हैं क्या उनके चुनाव के लिए कौन सा पार्टी उसे सपोर्ट करे, क्या हो, ये सारी बातें। अब अगर किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उनको RBI के पास 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, और अगर उस इलेक्शन में अगर वो व्यक्ति 1/6 ऑफ टोटल वोट नहीं लाते हैं तो उनका वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो खत्म हो जाएगा, वो बंदा लूज कर देगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जब वो एक बार जीत जाते हैं तो उनका ओथ, उनका एफर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने होता है, और अगर किसी कारण से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय नहीं होते हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनके ओथ और एफर्मेशन को देखते हैं, वो उनसे कसम खिलवाते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में एक बात और जान लीजिए कि वो हमारे कंट्री के फर्स्ट सिटीजन हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे अगले टॉपिक में मैं कुछ और जानकारी की बातें आपको बताऊंगा। थैंक यू।